नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पाल एकेडमी में। बायोलॉजी में हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था, दूसरी वीडियो लाने में मुझे थोड़ी लेट हो गया। उसका कारण ये कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी जिससे मैं वीडियो बना सकूं, है ना। चलिए, तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे और एक वीडियो मैंने बना दिया है। अब दूसरे वीडियो बनाना है हमको। आज हम दूसरी वीडियो के बारे में बात करेंगे दूसरे लेक्चर में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज, जिसका नाम है ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रंथियाँ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग बक्कल कैविटी है, उसके बाद फिर हम आहार नाल में जाएंगे। ठीक है ना, ग्रास नली में जाएंगे, ग्रास नली के बाद फिर अमाशय जाएंगे, अमाशय के बाद जैसे हम छोटी आंत में आएंगे तो उसके बीच में ये दो ग्रंथियाँ बढ़ती हैं। देख रहे हैं आप, ये दो ग्रंथियाँ, एक ग्रंथियाँ है अग्नाशय और दूसरा है लीवर। ठीक है, तो जब तक हम ग्रंथियां को नहीं जानेंगे तब तक हम इसको पढ़ने से मुझे नहीं लगता उतना अच्छे से समझ पाओगे आप। ठीक है, तो हम ग्रंथियां पढ़ते हैं और शरीर में जितनी ग्रंथियां होती है सब पढ़ देंगे आज। और कितनी कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन निकालती है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में, सब हम लोग बात कर लेंगे आज। ठीक है, तो ध्यान से देखना, है ना। आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए तो जरूरी है ही, सीजीपीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, साइंस का बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे हम। चलिए, तो हम लोग ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। अब मैं ये अगर ग्रंथि ग्रंथि बार बार बोल रहा हूं तो आप सोचोगे भाई ये क्या शरीर में ही तो है, तो इसको हम अंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं। अंग और ग्रंथि में मैं आपको अंतर बता रहा हूं। पहले हम अंग की बात कर लेते हैं। अंग क्या होता है कि जैसे त्वचा एक अंग है, तो त्वचा में जो कोशिकाएं हैं वो 24 घंटे काम करती रहती हैं। समझ में आ रहा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति सो रहा है या जाग रहा है या फिर किसी को देख रहा है या किसी को देख के कुछ उसके अंदर कुछ इच्छाएं जागृत हो रही हैं। समझ में आ रहा है, तो इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अंग को। अंग हमेशा अपना काम करते रहता है। लेकिन ये जो ग्रंथि है, याद रखिएगा कि ग्रंथियां जो है ये जरूरत पड़ने पर ही काम करती हैं, जरूरत पड़ने पर ही काम करती हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि लीवर का काम क्या होता है कि पित्त का निर्माण करना। अब पित्त का निर्माण करना, उसके बाद फिर वो गॉल ब्लैडर में जाता है, इकट्ठा हो जाता है पित्त, और जब भी जो है वो भोजन अमाशय से छोटी आंत की ओर जाता है तो वो पित्त को भोजन में मिला देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो बहुत अम्लीय होता है, उसको क्षारीय बनाने के लिए पित्त को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ, जब जरूरत पड़ा तब काम आया लीवर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही पैनक्रियाटिक जूस होता है, कहने का मतलब जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय का रस भी यही काम करेगा। जब भोजन वहां से गुजरेगा तब उसमें अग्नाशय रस मिलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप समझो इसको कि ये एक क्या हो गया, एक ग्रंथि हो गई। जरूरत पड़ने पर जो अंग काम करता है उसको हम ग्रंथि कह देते हैं, और जरूरत नहीं पड़ने पर वो जो अंग काम हमेशा करते रहता है, 24 घंटे करते रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो अंग कहेंगे। ठीक है, हृदय हमारा जो है वो एक अंग है, ना कि एक ग्रंथि। याद रखिए कि हृदय हमेशा काम करते रहता है। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब ग्रंथि और त्वचा में या अंग में आप समझ गए बात क्या हो गया, अंतर क्या है। ठीक है ना, ये कभी पूछता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आपके अंदर एक इमेज बन पाए। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, ग्रंथि और अंग के बाद हम देखते हैं कि ग्रंथि को दो भागों में बांट दिया गया है। कैसे कैसे बांट दिया गया है, एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, कुछ क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं और कुछ क्या है, बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां हैं। समझ में आ रहा है, कुछ अंतःस्त्रावी कुछ बाह्यस्त्रावी। अब स्त्रावी स्त्रवण से बना है, स्त्रावी या स्त्रवण का मतलब क्या होता है, अपने अंदर से बाहर निकालना। समझ में आ रहा है, अपने अंदर से बाहर निकालना। जैसे सांप अपने अंदर से जहर बाहर निकालता है तो उसको स्त्रवण कह देंगे। अब अंतः लग गया इसका अंदर, इसका मतलब अंदर ही अंदर स्त्रवण कर रहा है। अंदर ही अंदर स्त्रवण करने का मतलब क्या है कि ऐसे ग्रंथियां, जैसे मैंने क्या कहा था, पित्तरस, पित्त बनाता है कौन, लीवर। तो लीवर पित्त डायरेक्ट ब्लड में नहीं डालता, या डायरेक्ट किसी नली में या कहीं भी जहां उसको डालना है उसको नहीं डालता है। समझ में आ रहा है, वो एक डक्ट के माध्यम से डालता है, वो एक नली के माध्यम से डालता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वो बाहर से डालता है, वो बाह्य स्त्रावी अंग हो गया।
अंतःस्त्रावी अंग का मतलब यह है कि जो बिना किसी डक्ट के रक्त के अंदर अपना हार्मोन सिक्रीट कर देता है, मतलब स्त्रवण कर देता है, उसे हम अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। समझ में आ गया इतना? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि का मतलब देखो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये जो है आप देख रहे हैं यहां पर, ये रक्त के अंदर में ही ये स्त्रवण हो जा रहा है, ठीक है। ये एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है और ये रक्त के अंदर में ही जो भी एंजाइम बोल रहा हूं, जो भी हार्मोन निकाल रहा है वो डाल देता है, ठीक है। तो इसको हम अंतःस्त्रावी कर देंगे। अब ये दूसरी तरफ देखिए आप कि ये क्या कर रहा है भाई, कि ये ग्रंथि तो है, अपने अंदर से जो है एंजाइम या कुछ तो निकाल तो रहा है लिक्विड, लेकिन ये डायरेक्ट कहीं नहीं डाल रहा है, ये इस डक्ट के माध्यम से डाल रहा है हर जगह। जैसे मैं यहाँ लीवर दिखाता हूं आपको, तो लीवर देखिए यहाँ पर, लीवर यहाँ पर पित्त तो बना रहा है, लेकिन ये एक डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में पित्त को डालता है। तो ये लीवर क्या हो गया, बाह्य स्त्रावी अंग हो गया, ठीक है। यकृत जिसको हम कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो यकृत है ना, अग्नाशय, ये सभी क्या है, बाह्य स्त्रावी। अग्नाशय जो है वो अंतःस्त्रावी बाह्य स्त्रावी दोनों है, मतलब उसको हम मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं। अग्नाशय जो है वो अग्नाशय रस भी निकालता है, जो कि डक्ट के माध्यम से डालता है छोटी आंत में, और वो हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है भाई? इंसुलिन निकालता है अपने अंदर से, ठीक है। तो अंतःस्त्रावी भी है और बाह्य स्त्रावी भी है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको हम बांट लेते हैं कि अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी क्या है ग्रंथियां, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि हमेशा क्या निकालेगा, अपने अंदर से हार्मोन निकालेगा, उसके अलावा कुछ नहीं निकालेगा, ठीक है। कोशिका के अंदर ही पाया जाता है ये ग्रंथियां कोशिका के अंदर ही पाई जाती हैं और वो डायरेक्ट अपने अंदर से हार्मोन को सिक्रीट कर देती हैं डायरेक्ट इसमें ब्लड में, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं होता, याद रखना, नलिका विहीन होती है। पूछा जा चुका है, कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि कौन सी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं विहीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन कहते हैं या एक्सोक्राइन कहते हैं, है ना। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब एंडोक्राइन ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि में किस किस चीज का कंसंट्रेशन होता है, किस किस चीज की मात्रा होती है? तो सबसे पहले याद रखना, सोडियम की मात्रा कम होती है और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसका उल्टा होता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में, सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी और पोटेशियम की मात्रा कम होगी, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में डक्ट पाया जाता है, जैसे कि मैंने लीवर में आपको दिखाया, देखिए ये डक्ट है, ठीक है, डक्ट पाया जाता है और ये हमेशा कोई या तो एंजाइम निकालेगा, कोई या कुछ अन्य तत्व निकालेंगे, ये हार्मोन नहीं निकालता। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कभी भी हार्मोन नहीं निकालता, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं, अगर मैं बॉडी में वाटर के परसेंटेज की बात कर दूं, तो बॉडी में जितना जल है उसका 55% जो है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, उसका 55%। अगर मैं बॉडी वेट की बात करूं तो बॉडी वेट का 33% अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं टोटल बॉडी फ्लूइड में बॉडी में जितने भी तरल है उनमें से 19 लीटर तरल जो है वो क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। 19 लीटर तरल, देखो हर बॉडी के हर पार्ट में तरल होता है। आपके ब्रेन की बात की जाए तो उसमें 80 से 85% लिक्विड होता है, समझ में आ रहा है। तो वैसे आपके किडनी में किडनी में भी 80 से 85% लिक्विड की मात्रा होती है। तो हर जगह जो है वो तरल की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। तो उस मात्रा में लगभग 19 लीटर जो है वो क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अगर मैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में आ जाऊं तो पूरे बॉडी में जितने वाटर हैं उसका 45% बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। बॉडी में जितना वेट है, बॉडी के वेट का 27% जो है वो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद फिर 23 लीटर फ्लूइड, बॉडी का 23 लीटर फ्लूइड क्या है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के रूप में है। समझ पा रहे हैं ना इतना, ठीक है। ये बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं मैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये ग्रंथियों का काम क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जरूरत पड़ने पर अपने अंदर से कुछ एंजाइम या कुछ
जो है वो हार्मोन निकालना, और वो हार्मोन क्या काम आएगा या एंजाइम क्या काम आएगा भाई, ये जो एंजाइम है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बना के रखेगा। समझ में आ रहा है? बॉडी का जो उपापचय क्रियाएं हैं, पाचन की क्रिया में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एंजाइम्स का ही तो होता है। तो उस एंजाइम्स को निकालना, और वो एंजाइम क्या करेंगे? पाचन क्रिया को नियंत्रित करेंगे। दूसरा काम क्या होगा? रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में उसमें वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, प्रजनन, हार्मोन, रिप्रोडक्शन, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका ग्रोथ, उनके ऊपर नियंत्रण, ये सब कौन काम करेगा? ग्रंथियां ही करती हैं हार्मोन्स के थ्रू। आगे देखते हैं, स्लीपिंग, कितने घंटे सोना है आपको, कितने घंटे की नींद की जरूरत है, ये सभी को नियंत्रण कौन करता है? याद रखना आप, ये सभी ग्रंथियां नियंत्रण करती है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी क्या है। अंतःस्रावी में नलिका होती है कि नहीं होती है, बाह्यस्रावी में नलिका होती है कि नहीं होती है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने रटवाना नहीं है कि बाह्यस्रावी में नलिका होती है, अंतरा में नहीं होती है। 10 बार इसी को रटना नहीं है, आपको समझते हुए चलना है मेरे साथ। चलिए अब अगर मैं बात करूं कौन कौन सी होती है ये ग्रंथियां, ठीक है, पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथि है वो है पैनक्रियास, या फिर हम लोग ऊपर से लेते हुए चलते हैं, बॉडी के ऊपर पार्ट से नीचे तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क के निचले भाग में होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होगा? मस्तिष्क के निचले भाग पर होगा। ठीक है, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या है? यह हड्डियों के बढ़ने पर नियंत्रित करता है। कभी कभी क्या होगा कि हड्डी थोड़ी किसी की ज्यादा बढ़ जाती है, तो समझ लेना कि उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्रंथि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, हड्डियों का ग्रोथ पे नियंत्रण करेगा, मांसपेशियों के विकास को नियंत्रण करेगा। जितनी जरूरत है, जैसा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा ही स्ट्रक्चर आपको वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि क्या है भाई? थायराइड ग्रंथि श्वास नली में होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होगा? श्वास नली में होगा, श्वास नली के ऊपर वाले भाग में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का काम क्या है भाई? श्वास नली से जुड़ी होती है ये, याद रखना। थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। चूंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है तो यह हार्मोन कौन सा निकालेगी? थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगी। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है भाई? शरीर के में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करना होता है थायरोक्सिन हार्मोन का काम, और कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं इतना? ठीक है ना। चलिए, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा रोग हो जाएगा, आयोडीन की वृद्धि हो जाएगी तो आपको थायराइड हो जाएगा, बड़ा दिक्कत है। तो थायराइड इसको मेंटेन करके कौन चलता है? थायरोक्सिन हार्मोन मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात की जाए तो आप देखिए एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप बताएंगे एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रिनल हार्मोन। लेकिन अब ये किस किस चीज़ पर नियंत्रण करेगा भाई? तो ये है आपके हार्ट बीट पर नियंत्रण करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर श्वसन की दर पर नियंत्रण करेगा, उसके बाद फिर ये आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर नियंत्रण करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि श्वसन की क्रिया या श्वसन दर पर नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? एड्रिनल ग्रंथि। और कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन का नाम भी एड्रिनल हार्मोन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखते हैं पीनियल ग्रंथि। ये भी क्या होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ये भी मस्तिष्क में होगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि की हम बात करते हैं, ये ग्रंथि भी मस्तिष्क के पास, 3 ग्रंथि है जो मस्तिष्क के पास होगा, याद रखिएगा। पहला पिट्यूटरी, दूसरा पीनियल और तीसरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, थोड़ा सा हाइपोथैलेमस को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमने पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़ा, उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उसके ऊपर नियंत्रण करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो लगभग सभी हार्मोन सभी ग्रंथियों को थोड़ा थोड़ा मतलब या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। इसके बाद फिर हम थैलेमस ग्रंथि की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस में थोड़ा सा हम अंदर जा करके बात कर लेते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस कौन कौन सा हार्मोन निकालता है अपने अंदर से। हाइपोथैलेमस जो है वो एक वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन निकालेगा, ठीक है, या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निकालेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा, ये वैसोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन मतलब वाटर का पुनः अवशोषण करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? कुछ वाटर का अवशोषण जो है, कुछ मानव शरीर में जल का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है पाचन के दौरान, लेकिन उसके बाद भी बच जाता है, वो बड़ी आंत में होता है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करेगा? वैसोप्रेसिन हार्मोन करेगा। और ये कहां से निकलता है भाई? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो हार्मोन है ना, जो हाइपोथैलेमस निकालता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, प्रेम का हार्मोन। समझ में आ रहा है? प्रेम के दौरान जब आपके जो शरीर में जो हलचल होता है ना, जो गुदगुदी होती है, तो उसको हम वो उसका कारण क्या होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। या किसी सुंदर कन्या को आपने देखा तो आपके दिमाग में जो भी केमिकल, जिसको बोलते हैं ना केमिकल लोचा, तो वो केमिकल लोचा यही है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन वाला लोचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा हार्मोन क्या है भाई? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ये बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रहा है ना? बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्तनपान कराते समय, समझ में आ रहा है, जब नवजात बच्चे को माता का स्तनपान कराया जाता है, दूध पिलाया जाता है, तो उस समय ये काम कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? देखो, कॉर्टिकोट्रोफिन रियलाइजिंग हार्मोन, CRH कहते हैं इसको। ठीक है, अब CRH क्या है कि जब भी आपको थकान वगैरह का एहसास होता है ना, तो इसका ये किसका कारण किसका है? ये किसके कारण होता है? कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन के कारण होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट ये सब हार्मोन का नाम नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा थकान किसके कारण होगा, तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस के कारण। समझ में आ रहा है? ये होता है। शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर को कौन सा जो हार्मोन मेंटेन करता है, तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आगे से। तो ये थे कुछ हाइपोथैलेमस और ग्रंथि के द्वारा निकाले गए हार्मोन जो पूछे जा चुके हैं पहले भी, है ना। ये ऑक्सीटोसिन वाला जो है, ऑक्सीटोसिन वाला नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये CGPSC में पिछले बार पूछा हुआ था। आगे देखते हैं अब। ये तो हो गए हाइपोथैलेमस हार्मोन के ग्रंथि के द्वारा निकाले गए कुछ हार्मोन जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद फिर अब आते हैं हाइपोथैलेमस के बाद। ठीक है, ये 3 हार्मोन मैंने मस्तिष्क में जो होते हैं उनकी बात किया। उसके बाद फिर मैं एक बात कर लेते हैं। गले में थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड मैंने बता दिया कहाँ होता है? गले में। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ चेस्ट में, थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस ग्रंथि क्या होता है? गले के नीचे होता है लेकिन पेट के ऊपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अमाशय के ऊपर लेकिन गले के नीचे। ठीक है ना। अब ये निकालता कौन सा हार्मोन है? तो थाइमस हार्मोन। पूछ लेगा कि भाई थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है, तो आप बताओगे थाइमस हार्मोन निकालता है ना। ठीक है, थाइमस हार्मोन का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना, यही इसका काम है, लड़ने में ये मदद करता है। समझ में आ रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका काम क्या है कि शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करना। शरीर में नहीं, रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम है। समझ में आ रहा है? ठीक है,
ये कहाँ होता है भाई? चेस्ट के ऊपर होता है। आप कह सकते हो कि चेस्ट के ऊपर या फिर गर्दन के, ये गले के थायराइड ग्लैंड के नीचे होगा। ये हो गया आप लोगों का ग्रंथि, ठीक है। तो ये सभी ग्रंथियों के आप नाम याद रखेंगे। दूसरी बात, अब हम लोग बाह्य स्त्रावी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। अंतः स्त्रावी ग्रंथि के सभी आप नाम याद रखेंगे। कुछ ग्रंथियां और हो गई, जैसे कि ओवरी ग्लैंड या टेस्टिस ग्लैंड। ओवरी ग्लैंड जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है, ओवरी ग्रंथि, और टेस्टिस ग्रंथि होता है ये जो पुरुषों में पाया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन निकालता है अपने अंदर से, ठीक है। दोनों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है भैया? कि जो ये एडल्ट्री को शो करता है। बात समझ में? जैसे इंसान अडल्ट होता जाता है। पुरुषों की बात करूं तो आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, ठीक है। जो दाढ़ी वगैरह, मूछें वगैरह ये सब आने लगती है, बाल का बढ़ना, ये सभी जो है वो एडल्ट्री के एक सिम्टम्स को वो शो करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और कुछ सेक्सुअल ऑर्गन है, उन पे नियंत्रण करने का ये काम करेगा। दूसरा, अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाओं की जो अडल्ट्री है वो पतली आवाज़ के साथ होती है। धीरे धीरे उनकी आवाज़ क्या होगी? जैसे अडल्ट होते जाएंगे वो पतली होती जाएगी, ब्रेस्ट के साइज बढ़ते जाएंगे। ओवरी हार्मोन, बात समझ में आ रहा है? इसको हम अंडाणु कहते हैं और टेस्टिस को हम वृषण कहते हैं, ठीक है। ओवरी को अंडाणु और टेस्टिस को वृषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब ये हो गया कौन सा? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब बात कर लेते हैं हम बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्त्रावी ग्रंथि के मैं डिफरेंस तो आपको बता दिया था, लेकिन हम उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या? जैसे आश्रुत ग्रंथि। मैंने क्या बताया? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में क्या होगा भाई? डक्ट होगा, एक नली होगी। उस नली से ही जो लिक्विड है या वो पदार्थ है या फिर कोई तत्व है या फिर कोई एंजाइम है, हार्मोन नहीं निकलेगा वहां से, एंजाइम है वो क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचेगा। तो आंसू भी हमारे अंदर से क्या होता है? एक नली के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो आश्रुत ग्रंथि होता है वो एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। ऐसे ही स्वेदन ग्रंथि, ठीक है। स्वेदन मतलब पसीने वाली ग्रंथि, पसीना निकलना। तो पसीना भी शरीर में एक डक्ट है, त्वचा में डक्ट है छोटी छोटी, तो वहां से निकलती है, डायरेक्ट नहीं निकलती वो। समझ में आ रहा है? तो ये है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। उसके बाद फिर अगर मैं स्तनपान की ग्रंथि की बात करूं, महिला जो है, एक माता जो है अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को दूध पिलाती है, तो स्तनपान के दौरान ये स्तनपान की जो ग्रंथियां हैं वो एक बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अग्नाशय। अब अग्नाशय तो अंतःस्त्रावी भी है, याद रखें। देखो यहाँ पर जो अग्नाशय है ये क्या काम करता है कि ये एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक बाह्यस्त्रावी ग्रंथि भी है। बाह्यस्त्रावी कैसे? बाह्यस्त्रावी तो यहाँ आपको दिख रहा है सीधे सीधे, ये इसका एक डक्ट है, एक नली है, एक नली से जा करके छोटी आंत में मिल रही है कि नहीं। लेकिन अंतःस्त्रावी कैसे है? क्योंकि अंतःस्त्रावी के गुण ये है क्योंकि ये एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती है अपने अंदर से। अब इंसुलिन अगर हार्मोन बढ़ गया, अगर आपके अंदर इंसुलिन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखो, इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई है। इंसुलिन अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो रक्त है ये प्योर मतलब इंसुलिन की मात्रा इसमें प्रॉपर है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है और इसमें इंसुलिन की मात्रा कम है। तो जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, और जिसमें इंसुलिन की मात्रा कम होगी उसे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। समझ में आ रहा है? जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी इसका मतलब उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, और जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, जिसमें इंसुलिन की मात्रा कम होगी, समझ लेना उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? शुगर होगा, ठीक है, शुगर होगा। तो अब शुगर होगा तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा, तब इंसुलिन आपके अंदर जाएगा तो शुगर लेवल कम हो जाएगा आपका। ग्लूकोज कम हो गया तो शुगर लेवल क्या है? ग्लूकोज क्या है? शुगर ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। इंसुलिन के एक हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिन एवं बेस्ट ने किया था, याद रखिएगा, बेटिन एवं
बेस्ट ने किया था, ठीक है। चलिए, तो ये था अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है, और बाह्यस्त्रावी का मतलब समझा दिया है बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, ये अलग अलग अंग होते हैं, ये डिफरेंट अंग, त्वचा से डिफरेंट होंगे, और जरूरत पड़ने पर ही जो अंग काम आता है उसे हम कहते हैं ग्रंथि, और जो एनी टाइम काम करते रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, त्वचा या अंग कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे पाचन तंत्र को आगे से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो पाचन तंत्र आगे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर 2 वीडियो और बचेगा, पाचन तंत्र 2 वीडियो और में। इसके बाद ये तो अलग चैप्टर ही था समझ लीजिए आप, और इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, उसमें पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।